हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे द्विघात समीकरण। ये क्लास 10th मैथ्स का 4th चैप्टर है और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ बताऊंगा, पूरे चैप्टर का सार बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या है, इसके सारे आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। सो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आप इसमें सीखेंगे वो है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात समीकरण का मतलब है कि ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 होती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, द्विघात समीकरण। अच्छा, सबसे पहले आपके मन में क्या कभी ये प्रश्न आया कि समीकरण किसे कहते हैं? देखो माय डियर, अगर मैंने लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं व्यंजक, एक्सप्रेशन इंग्लिश में, और इसको हम बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है व्यंजक, और बहुपद होता है अगर इसकी घातें एक होल नंबर में हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो बेसिकली इसको हम व्यंजक कहते हैं। लेकिन अगर आप इसके आगे यहाँ पे ज़ीरो लगा दें तो इसको हम समीकरण कह सकते हैं। ज़ीरो या कुछ भी और इक्वल करके कुछ होना चाहिए। आप ज़ीरो लिखो, आप चाहे 4 लिखो, आप चाहे 64 लिखो, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको आप इस तरफ लेके आ सकते हैं और वहाँ पे फिर बाद में ज़ीरो ही होगा। तो ये जो है इसको हम समीकरण कहते हैं। तो जब भी हमारे पास कुछ चीज़ लिखा होता है और उसके बराबर में कुछ लिखा होता है तो ये समीकरण बन जाता है, और जब तक ये ऐसा बराबर करके कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये है व्यंजक। तो आपको समीकरण समझ आ गया कि समीकरण किसे कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसकी घात 3 हो गई है सबसे बड़ी। आप ये मत सोचना कि सर घात 2 भी तो है, नहीं, हम सबसे बड़ी घात देखते हैं और ये 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके अलावा अगर हमारे पास केवल और केवल 4x स्क्वायर बराबर 0 है तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की पावर 2 तो है, भले बाकी कुछ और नहीं है। अगर आप ये कहें कि x प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पे a कांस्टेंट है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? ये नहीं है द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है, जो x होता है, चर हम जिसको कहते हैं, यानी x होता है, y होता है, इनकी घात में 2 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर वहाँ पे कोई भी नंबर हो या कोई कांस्टेंट हो, कोई अचर, उसकी घात 2 है तो आप कहो कि भाई ये भी द्विघात समीकरण है। ऐसा नहीं है। जो चर है यानी वेरिएबल, उसकी घात 2 होनी चाहिए द्विघात समीकरण बनने के लिए। तो ये तो आप समझ गए। अब अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हो सकता है कि आप सीधे इसको देखें और बोले कि अरे इसमें x की पावर तो 2 है नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर, हमको पहले ये एक प्रॉपर इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका यहाँ गुणक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, 3x इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको हम इस तरफ से लिख दिया हमने, और ये द्विघात समीकरण है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। ओके, और क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप ऐसे ही शुरू में किसी नतीजे पर मत पहुंचना, आपको पहले सिंपल करना होगा इसको। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि आप 10th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये सब पुरानी क्लासेस में है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4 चौको 16, और ये a स्क्वायर प्लस 2ab 7 दूनी 14x प्लस 4 चौको 7 सते 49। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है। ये अगर इस तरफ आएगा -6x माइनस 33 बराबर 0, x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। और आप समझ सकते हैं कि ये तो द्विघात समीकरण नहीं है,
तो अगर आपके पास प्रश्न ऐसा आए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, ओके, तो हमको सॉल्व करके एक सिंपल बनाना होता है, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ऑलराइट, एंड फाइनली मैं आपको द्विघात समीकरण का एक जनरल इक्वेशन यानी एक सामान्य इक्वेशन बता देता हूं। क्या है वो? है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a 0 नहीं है। ये होता है द्विघात समीकरण का एक जनरल इक्वेशन, ठीक है, प्रॉपर ये है। ऑलराइट, तो अब इसके बाद हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट होता है, आई मीन टू से आपके पास एक सिचुएशन होती है, उसको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं और समीकरण में भी लिख सकते हैं। कैसे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 12 है। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 12 है। अब इसके बाद आगे दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्वेश्चन या तो ये हो सकता है कि इसका समीकरण बनाओ, इस बात का समीकरण बनाइए, और दूसरा ये हो सकता है कि वो संख्याएं बताओ कि संख्याएं क्या हैं, संख्याएं ज्ञात करो। तो यहां पर ये जो हमने ये एक वाक्य लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा है, क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 12 है, हम इसका एक समीकरण बनाएंगे और फिर संख्याएं ज्ञात करेंगे। अगर ये नहीं पूछा होता और केवल ये पूछा होता कि संख्याएं बताओ, तो भी हमको ये समीकरण तो बनाना ही होता। बिना समीकरण बनाए हम संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 है। देखो, क्रमागत संख्याओं को हम x और x प्लस 1 ऐसा करके लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं लगातार होती हैं, जैसे 3, 4, जैसे 5, 6, तो एक संख्या होगी तो दूसरी उससे एक अधिक होगी, तो इसलिए क्रमागत संख्याएं, या इनको हम क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे तो और सही रहेगा, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, क्योंकि संख्याएं तो भिन्न में भी, दशमलव में भी हो सकती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं प्रॉपर नंबर में होती हैं। तो दो क्रमागत संख्याएं ये हैं, इनका गुणनफल, तो इनका जो गुणनफल है वो है 12। आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x बराबर 12, और ये इस तरफ आएगा x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। आप समझ सकते हैं। अब हमने क्या किया है कि इसका हमने जो ये यहाँ पे लिखा हुआ था, इसे हमने समीकरण में बदल दिया है। अब इसकी संख्याएं ज्ञात करो, इसके बाद इसको हल करेंगे, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में सिखाऊंगा कि इसको हल कैसे करें, और इसको हम 3 अलग अलग तरह से हल करेंगे, ओके। तो वो हम वीडियो में थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपके पास ऐसे स्टेटमेंट दिया होता है, ऐसा कथन दिया होता है, तो इस कथन को समीकरण में हम इस तरह से परिवर्तित करते हैं। क्लियर? एक और लेते हैं एग्जाम्पल। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो इसका हमें समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाइए। तो माना संख्या x है, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम होता है संख्या को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1/, में कर देते हैं, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा। और प्रश्न में क्या कंडीशन दी है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है वो 17/4 है। हम इसको सिंपल करेंगे, ये एलसीएम x लिया, इसका यहाँ गुणा करेंगे, x² प्लस 1 बराबर 17/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² प्लस 4 बराबर 17x, और 17x इस तरफ आएगा, 4x² माइनस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो ये जो कथन है, इस कथन को हम द्विघात समीकरण में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस होंगे कि कोई कथन है उसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कीजिए। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास ये है, इसको कैसे हल करें, यानी हमें यहाँ पे संख्याएं बतानी थी, तो संख्याएं क्या होंगी, इसके लिए हम इसको हल करेंगे। या अगर यहाँ पे भी प्रश्न ऐसा है कि संख्या क्या है, तो उसके लिए हम इसे हल करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो देखो माय डियर, समीकरण हल करने की आपके पास तीन तरीके होते हैं। द्विघात समीकरण हल करना। द्विघात समीकरण को हल करने के टोटल 3 मेथड हैं आपके पास। पहला है गुणनखंड विधि, गुणनखंड से ज्ञात करना। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना। और इसके बाद है इसमें जो विविक्त कर फॉर्मूला होता है, इसको हम द्विघात का फॉर्मूला भी कहते हैं। विविक्त कर सूत्र, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला कहते हैं। तो हम इस तरह इससे भी करेंगे। तो एक समीकरण है जो हमने अभी समीकरण ली थी, x² + x - 12 = 0। यू रिमेंबर, यहां पर हमने एक द्विघात समीकरण बनाया था और आपके पास प्रश्न है कि इसको हल कीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जितनी घात जो पावर होती है उसके उतने हल होते हैं। किसी की घात अगर 1 है तो 1 हल होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं कि एक समीकरण है 4x + 3 = 0, इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो आपको होगी कि सर 1 है। तो इसके हल कितने होंगे, तो इसके हल भी एक ही होंगे। अगर मेरे पास है x² + x - 12 = 0, तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप कहोगे कि सर सबसे बड़ी घात तो 2 है। तो इसके हल कितने होंगे, हल का मतलब x के कितने मान आएंगे, तो इसके 2 मान आएंगे। तो ध्यान रखना, जो पावर होती है सबसे बड़ी उतने ही मान होते हैं। अगर मैं इसको x की घात 3 लिख दूं, वैसे ये आपकी इस चैप्टर में नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए मान लो कि ऐसा करके कुछ है, ठीक है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। तो x, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसके कितने हल होंगे, x के भी 3 मान आएंगे, x की 3 वैल्यूज आएंगी। ओके, कभी कभार ये हो सकता है कि दोनों मान एक जैसे हों, हो सकता है कि दोनों वैल्यू 2 आए या 3 आए, बट आएंगी 2। ओके, तो अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे x² + x - 12 = 0 है, यहाँ x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसका मतलब x के यहाँ पे 2 मान आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ओके, अब हम पहले गुणनखंड विधि से करेंगे, फिर इससे और फिर इससे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसको करना शुरू करते हैं, और अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर हम इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी जो बीच का टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं, उससे इसको फैक्टराइज करते हैं। तो करते क्या है, इसके 2 ऐसे हिस्से करो जिसको माइनस करके 1 आए, तो ये है 4 × 3। देखो माय डियर, अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है गुणनखंड पे, आपको वीडियो गारंटीड बहुत पसंद आएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, आपके गुणनखंड बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हम 4 × 3 करेंगे। क्यों किया हमने, क्योंकि इनको माइनस करके 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या है, 1 है, दिखता नहीं है बट 1 होता है। ठीक है, तो हम इसके 2 हिस्से करेंगे जिसको माइनस करके 1 आए, और वो 4 और 3 है। मान लो कि यहाँ पे 4 होता तो मैं हिस्से क्या करने पड़ते, 6 दूने 12, ताकि माइनस करके 4 आए, बट क्योंकि 1 है तो मैंने इस तरह से किए। तो ये हो गया x² + 4x - 3x - 12 = 0। यहाँ x कॉमन लिया, x + 4 - 3 कॉमन लिया,
एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब x प्लस 4 को 0 लिया तो इससे x आ जाएगा 4 माइनस 4 इस तरफ जाएगा, एंड x माइनस 3 को 0 लिया तो x आ जाएगा 3। तो x के मान आ गए हैं 3 और माइनस 4। ये तो है इसकी गुणनखंड विधि। अब हम इसको करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। तो देखो करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो ये स्टेप, प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे और हमेशा प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस करेंगे जो भी यहाँ पर लिखा हो उसका हाफ, जो भी यहाँ पर लिखा हो, आई रिपीट, जो यहाँ पे लिखा है उसका हाफ। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 है, बताया था ना। तो 1 का हाफ और उसका हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। अगर यहाँ पे लिखा होता 6 तो उसका हाफ करके यहाँ पे मैं 3 लिखता। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 होता तो मैं यहाँ पे 3 लिखता, यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 5 लिखता, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 1 लिखता। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मैंने हाफ लिखा। अगर यहाँ पे 1/2 होता तो मैं उसका भी हाफ करता, 1/4 लिखता। ठीक है, चलो, तो जो यहाँ पे होता है उसका हाफ का स्क्वायर हम प्लस कर देंगे, और जितना प्लस करते हैं उतना ही माइनस भी कर देते हैं, और ये वाला हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर, जो ये है इसको हम ब्रेक करेंगे। 2 इंटू ये क्या है x इंटू ये क्या है 1/2। ठीक है, सारा हम जो मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए मेहनत की जा रही है, इसलिए ताकि ये जो शेप है ये आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है ना x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू दिस प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे अगर आप 2 से 2 काट भी दें तो सेम वही चीज़ आएगी। तो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है, बस हमारी शेप बन गई फॉर्मूले की। ये 1/4 है और ये 12 है। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो ये मैंने ऐसा कर दिया है। 12 चौको 48 और एक तो -1, आई मीन टू से देखो माइनस तो यहाँ पे ले लिया कॉमन मैंने, ठीक है ना, दोनों से 12 चौको 48 और एक 49, ये 49 आ गया। ठीक है, x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 49/4। ठीक है, x प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आज जानते हैं कि 7/2 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे x प्लस 1/2 बराबर, ध्यान रखना अब हम स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पे प्लस माइनस 7/2 आएगा। ठीक है, अब देखो एक बार तो हम लेंगे प्लस, यानी 7/2 प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, x हो जाएगा 7/2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम, 7 में से 1 गया 6 और ये 3 आ गया है। और एक बार हम लेंगे इसे माइनस, तो x हो जाएगा -7/2 माइनस 1/2, ये 2 आ गया। और यहाँ पे -7 -1 होता है -8 और ये -4 आ गया। ठीक है ना, तो x की क्या क्या वैल्यूज़ आई, 3 एंड -4। और आप नोटिस करेंगे सेम यहाँ पे वही है। ओके, ये तो है पूर्ण वर्ग बनाकर फाइंड करना। और तीसरा है इसका डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करके, यानी विविक्त कर सूत्र से। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और आपको x निकालना है, तो ये होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पर हमारे पास है x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप नोटिस करेंगे कि a तो यहाँ पे 1 है, b भी यहाँ पे 1 है और c यहाँ पे -12 है। हम
इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखेंगे। माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस √b² यानी 1² माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी -12 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √1 माइनस माइनस का प्लस करेंगे 12 जगह 48 अपॉन 2 एकम 2। ठीक है। अच्छा तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √49/2 और आप जानते हैं कि 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो ये प्लस माइनस 7/2 लिख दिया है। ठीक है ना। इसके दो वैल्यूज़ होंगी, एक बारी तो हम प्लस लेंगे और एक बारी हम माइनस लेंगे। तो ये क्या हो गया, जब प्लस लिया तो 7 में से 1 गया 6/2 3 होता है, और जब माइनस लिया तो माइनस का 8/2 ये -4 होता है। तो फिर 3n-4 आगे है। तो ये 3 तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एक तो इसमें ये है। अब इसके बाद एक फाइनल चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है कि इसके मूलों की प्रकृति। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 है, इसके मूल किस तरह से होंगे। मतलब मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब हल का मतलब x का मान। तो जो इसमें x के मान आएंगे उनका नेचर क्या होगा, उनकी प्रकृति क्या होगी। क्या वो परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे, या काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो ये है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा पहला काम होता है कि हम d निकालते हैं। क्या निकालते हैं, d इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में इसको कहते हैं विविक्त कर। और ये होता है b² - 4ac BAC। और b² - 4ac आप आराम से निकाल सकते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे इसके बाद। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हम b² - 4ac निकालेंगे और ये कुछ आएगा। ये जो आएगा ये क्या क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये या तो होगा पॉजिटिव नंबर, भाई या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, या तो होगा 0, और या होगा नेगेटिव। भाई 3 तरह से तो आ सकता है, या तो पॉजिटिव होगा, कुछ कैलकुलेट करके पॉजिटिव में आएगा, या 0 में आएगा, या नेगेटिव में आएगा। ठीक है। अगर ये सॉल्व करके पॉजिटिव आया तो जो इसके मूल होंगे ये होंगे रियल, यानी वास्तविक। 0 आया तो भी होंगे वास्तविक, लेकिन अगर माइनस आए तो इसको बोलेंगे काल्पनिक। ठीक है, तो आप समझ गए। अच्छा, तो प्लस पॉजिटिव आ सकता है, 0 आ सकता है, और माइनस में आ सकता है। अब देखो, अगर 0 आते हैं तो आप इसके मूलों को लिखोगे परिमेय और समान। परिमेय होंगे और समान होंगे। ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि दोनों 4/4 हों, या दोनों 1/2 1/2 हों, लेकिन दोनों परिमेय होंगे और दोनों ही समान होंगे, अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करके 0 आता है तो। ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। अगर मान लो हमारे पास है x² + 4x + 4 = 0, और हमें बताना है कि इसके जो मूल हैं उनकी क्या प्रकृति है, मूलों की प्रकृति क्या है, मूल रूट्स का नेचर हमें अगर बताना हो तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे d निकालेंगे, यानी b² - 4ac। ये a b c आप जानते हैं। b यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू a तो 1 है, और c अपना 4 है। तो ये 4 × 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो क्योंकि ये 0 आया तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो इसके मूल हैं ये वास्तविक हैं, ये परिमेय हैं, और ये समान हैं, एक जैसे। आप देख सकते हैं ना, ये 0 आ गया तो ये इवेंचुअली समान आएंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी ये -2, -2 आएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इसके मूल समान हैं, दोनों एक जैसे आ गए हैं।
अच्छा, अब अगर प्लस आता है तो प्लस में दो कंडीशन होती हैं। क्या दो कंडीशन होती हैं? या तो ये होगा पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब आप जानते हैं पूर्ण वर्ग होता है जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। पूर्ण वर्ग नहीं होने का मतलब है जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, इस तरह से, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग जब होता है तो जो इसके रूट्स होंगे ये परिमेय होते हैं और असमान, और जब पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो ये अपरिमेय होते हैं और असमान होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से आए कि x² + x - 12 = 0, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, रूट्स का नेचर फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पे a है 1, b भी है 1 और c है -12। अब यहाँ पे d निकालेंगे यानी b² - 4ac। b यानी 1, a 1 और c है -12, और इसको सॉल्व करके आएगा 1 + 48 = 49। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक तो ये प्लस है और साथ में पूर्ण वर्ग है। तो प्लस है तो आप कहोगे कि इसके जो मूल हैं, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक है क्योंकि प्लस है। साथ में ये होंगे क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसको हम परिमेय और असमान कहेंगे, ठीक है ना। और अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह से है कि x² + 4x + 5 = 0, अगर हमारे पास ये है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे a 1 है, b 4 है और c हमारा 5 है। तो d फाइंड करते हैं, b² - 4ac निकाला, 4² - 4ac, तो ये होगा 4 × 16 -5 × 20, ये -4 आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव में क्या था, काल्पनिक, तो इसके मूल होंगे काल्पनिक। ओके, वेल ऐसे ही आप करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे ये -4 आया, अगर मान लो कि यहाँ पे आता 5, मान लीजिए कि 5 आता, तो मैं क्या कहता कि भाई क्योंकि ये प्लस में 5 आ रहा है तो ये वास्तविक होंगे, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके मूल अपरिमेय और असमान होंगे। ओके, वेल माय डियर, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है, लेकिन इसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और बहुत सारे अलग वीडियोस भी इसके आएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे और आप उन वीडियोस को देख के आप आराम से इस चैप्टर पे कमांड हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।